गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, क्यों इतने सारे लोग इकट्ठा होकर राजा के खिलाफ हो गए, ऐसा क्या रीजन था कि लोगों ने राजा के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने की जो रूट्स क्या थे, जड़ें क्या थी, क्या रीजन रहे थे, उसके क्या क्या कारण बने कि लोग जो थे राजा के खिलाफ हो गए। और तीसरी वीडियो में हमने ये बात की थी कि उस पूरी रेवोल्यूशन के दौरान जो फिलोसफर्स थे उनका क्या रोल था, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित किया, जागृत किया। और फिलोसफर के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी जिनके साथ समाज में बुरा व्यवहार हो रहा था, वो भी किस प्रकार से लोगों के साथ मिले और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू किया। तो ये तीनों हम अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो तीन टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं। आज का जो टॉपिक है, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, वो ये है द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। सबसे पहले हम ये जानते हैं फोर्थ टॉपिक के अंदर मीटिंग ऑफ जो है स्टेट जनरल होता क्या है। उसमें क्या था, ये एक पॉलिटिकल ढांचा था, मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया गया था। एक मीटिंग बुलाई गई थी कुछ लोगों को इकट्ठा करके। अब वो लोग कौन थे, वो मीटिंग क्या थी और क्यों बुलाई गई थी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये पॉलिटिकल ढांचा बनाने का जो रीजन था, जो कारण था, वो क्या रहा था। ठीक है, Louis XVI had to increase the state of income, the expenses of running the state, but he did not have the power to impose the taxes according to his will alone. जब लुईस 16 को ये लगा कि जो उसका जो सामाजिक ढांचा है उसके कारण जो है उसको कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, और जो कंडीशन जो समाज की ऐसी हो चुकी थी, उसके राज्य की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि उसके पास पैसा था ही नहीं, वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुका था बेचारा। क्योंकि उसके पूर्वज थे उसे सिर्फ विरासत में क्या देके गए थे, मैंने पहले बताया, सिर्फ एक महल देके गए थे, लेकिन खजाना जो उसका था बिल्कुल खाली पड़ा था। तो अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, और जो राजा के अंडर जो एम्प्लॉय रखे गए थे, जो राजा के सलाहकार थे या कुछ अदर्स कार्य करते थे, उन लोगों का खर्चा पूरा करने के लिए राजा को पैसे की जरूरत थी। तो राजा ने क्या किया, तीनों स्टेट, मैंने पहले बताया कि तीन स्टेट्स थी, फर्स्ट, सेकंड और थ्री, जिसमें लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। उन्हें तीन स्टेट्स को इकट्ठा किया गया और एक जनरल मीटिंग बुलाई गई, जिसपे लुईस 16 ने एक डिसीजन लिया कि लोगों पे टैक्स लगा दिया जाए, जिससे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे क्या किया जाएगा, राज्य के खर्चे और राजा के अपने खर्चे जो है वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन जो राजा ये सब कुछ अकेला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी पावर थी और ना ही क्या था, उसके पास इतना पैसा था कि वो लोगों को इकट्ठा करके इस मीटिंग को आगे बढ़ा सके। तो उसने क्या किया, देयरफॉर द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल इज कॉल्ड 5 मई 1789। तो उसने क्या किया, स्टेट जनरल की कॉमन मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों स्टेट के लोगों को इकट्ठा किया। और ये मीटिंग कब बुलाई गई, 5 मई 1799 के अंदर। मतलब 5 मई 1799 को जो मीटिंग बुलाई गई, इसमें तीनों स्टेट के लोगों को इकट्ठा किया गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए कि इस मीटिंग में किस प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच ऑल द 3 स्टेट हैड टू सेंड their member that the comprised to the approximately 300 member each for the first and second state. अब उन्होंने क्या किया, जब स्टेट मीटिंग बुलाई गई तो उन्होंने क्या किया, सभी स्टेट को एक मैसेज भेजा कि अपने अपने वहां के मेंबर भेज दीजिए, ताकि हम जनरल मीटिंग को एक रूप दे सके, एक जनरल मीटिंग को शुरू किया जाए। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से दोनों से मिलाकर 300 मतलब 300 जो है मेंबर भेजे गए, जबकि जो थर्ड स्टेट थी नियरली 16 मेंबर फॉर द थर्ड स्टेट अलोन। केवल 600 जो लोग थे वो कहां से बुलाए गए थे, थर्ड स्टेट से बुलाए गए थे, तीसरे स्टेट से बुलाए गए थे। तो टोटल मिला के 1200 मेंबर्स की एक जनरल मीटिंग बुलाई गई थी, एक जनरल स्टेट मीटिंग जो है कंबाइंड जो है मीटिंग वहां पे की गई। तो इसमें आप यहाँ से चीज को ध्यान से देखिएगा कि पहली जो है स्टेट से 300 और दूसरी स्टेट से 300, लेकिन तीसरी स्टेट से 600 बंदों को वहां पे इकट्ठा किया गया। और इसको मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि राजा कहीं न कहीं अब टैक्स जो था वो इंट्रोड्यूस करने वाला था, टैक्स लगाने वाला था। तो हम यहाँ पे पहले ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार से राजा, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो अपना सर्वाइव अपने बलबूते पे करते, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करने वाला है, किस प्रकार से जो उनके जो उनसे अपना एक्सपेंसेस है, अपने खर्चे हैं, वो पूरा करवाने वाला है। ठीक है, और साथ ही जब मीटिंग बुलाई गई तो मीटिंग के दौरान क्या हुआ, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर सीटेड
facing each other while the member of the third state had to stand at the back. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनके बैठने का अच्छा प्रबंध किया गया, उन्हें नाश्ता वास्ता प्रोवाइड किया गया, उनसे डील जो ढंग से बात कर रहे थे लोग वहां के लोग। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, जो तीसरे दर्जे के लोग थे, उन लोगों के साथ ढंग से बात नहीं की गई, उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया मीटिंग में। आप पीछे खड़े रहो फैसला होने तक, जब भी मीटिंग में जो भी होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि तीनों स्टेट एक ही चीज के लिए आई थी, लेकिन दो स्टेट के साथ अच्छा व्यवहार और तीसरी स्टेट के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें नीचा दिखाने के लिए मीटिंग में बुलाया गया है। ठीक है। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मोर प्रोस्पेरस एंड द एजुकेटेड मेंबर ऑफ द ग्रुप्स। और जो तीसरे स्टेज के जो लोग थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा धनी थे और एजुकेटेड थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे उसमें से, मतलब कुछ लॉयर थे, कुछ अच्छा काम करने वाले थे, ऑफिशियल वर्क करने वाले थे। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, अटपटी लगी, अपने मान सम्मान पर उनको धक्का महसूस हुआ कि एक एक बात के लिए बुलाए गए तीनों मीटिंग में से सिर्फ उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मीटिंग के बाद जो फैसला लिया जाएगा तो वो शायद हो सकता है कि उनके पक्ष में ना हो। तो उन्होंने इस मीटिंग को छोड़कर जाना मुनासिब समझा, उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया। Peasant artisans and women were denied entry to the assembly. और जो peasants थे, artisans थे, जब आर्टिस्ट लोग जो थे, वीमन था, इसमें इस असेंबली में उनकी एंट्री बंद कर दी गई। भाई किसान लोग नहीं आएंगे, आर्टिस्ट लोग नहीं आएंगे, और वीमेन जो औरतें हैं वो उसको असेंबली में आने के लिए अनुमति पहले ही नहीं थी। तो पहले तो उनको यहाँ पे नीचा दिखाया गया, क्योंकि 600 मेंबर बुलाए गए थे, उसमें से क्या था कि जो धनी और जो एजुकेटेड लोग थे उनको नीचा दिखाया गया। उसके बाद एक और चीज उनके ऊपर थी कि उनमें से उन थर्ड स्टेट से कोई पीजेंट, आर्टिसन और वीमेन वो असेंबली में एंट्री नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं जाके लोगों को ये बात भी हर्ट हो रही थी। तो बट द grievances of these people were listed in the around 40,000 letter which was the brought by the member of the third state of the assembly. जबकि इतने सब कुछ लोगों को तो बुलाया नहीं गया था, लोग क्या सोच के बैठे थे, 40,000 के आसपास जो लोग थे उन्होंने एक परफॉर्मा तैयार किया था, एक लेटर तैयार किया था शिकायतों का कि भाई हम राजा के पास चलेंगे, आज मीटिंग हो रही है, तो अपनी अपनी जो शिकायतें राजा के सामने रखेंगे ताकि राजा को बताएंगे भाई अपना राज्य के साथ साथ आप हमारी तरफ भी ध्यान दो, हमारे जीवन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो, हमें भी कुछ अच्छा चाहिए। तो वो 40,000 जो लेटर थे जो राजा को देने के लिए लोग इकट्ठा होना चाहते थे, उनमें से राजा ने कुछ पहले ही ऐसा कर दिया कि कुछ लोग बायकॉट करके, कुछ लोगों को बुलाया नहीं गया। तो ये भी एक रीजन था कि जो लोग थे उस असेंबली का हिस्सा बनने के बजाय उस असेंबली का बायकॉट कर दिया, उसे छोड़कर जाने को तैयार हो गए। और जो उनकी शिकायतें थी बेचारों की वो धरी की धरी रह गई, मतलब तीसरी स्टेज का जो रोल था यहाँ पे पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया था। होता क्या था, जब वोटिंग होती थी तो उसमें एक मतलब लोगों के साथ वहां पे भेदभाव किया था। कैसे? Earlier the voting was done the principle that each state has a one vote, but this time the member of the third state demanded that voting should be done according to head count. That means that each member of the each state had one vote. होता क्या था कि तीनों स्टेट से लोगों को इकट्ठा किया जाता था और फिर वोटिंग कराई जाती थी जनरल मीटिंग में, क्योंकि कोई फैसला लिया जाएगा तो उसमें पहले वोटिंग करेंगे। तो दो स्टेट वहां पे कौन सी थी, फर्स्ट और सेकंड, जिनके लिए जो लुइस 16 ने जो जनरल मीटिंग बुलाई थी उनमें उनका जो व्यवहार था अच्छा था। और तीसरी स्टेट कौन सी थी, थर्ड स्टेट के लोग, जिनके लिए उनका व्यवहार बुरा था। तो जब मीटिंग में वोटिंग की जाती थी तो होता क्या था कि हर एक ग्रुप से एक वोट लिया जाता था, टोटल मतलब 3 वोट होते थे। तो पहला और दूसरा दो ग्रुप थे, वो किसके पक्ष में थे, लुइस 16 के पक्ष में थे, उनके साथ अच्छा होता था, उन्हीं के पक्ष में वो बात करेंगे। तो जाहिर सी बात थी कि तीसरी स्टेट का एक वोट वहां पे मायने नहीं था किसी तरह का भी, क्योंकि अगर मेजोरिटी देखी जाए तो दो स्टेट कोई भी फैसला ले लेगी, तो तीसरी स्टेट का एक वोट आए ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लोगों ने राजा को इसके लिए मतलब कहा कि ये चीज गलत है, फैसला लिया जाए तो तीनों का ऐसे कॉमन फैसला लिया जाए। और उनको ये लग भी रहा था कि एक वोट फर्स्ट स्टेज से एक वोट सेकंड से आ जाएगा, तो अगर दोनों की मेजोरिटी हुई तो थर्ड स्टेज को कोई मायने नहीं दिया जाएगा, कोई बात नहीं रखी जाएगी उसकी। तो लोग इस बात से खफाते हैं, लेकिन राजा ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो प्रिंसिपल्स बनेंगे, जो सिद्धांत बनेंगे कल को, वो किस तरह से बनाया जाएगा, वोटिंग के आधार पे होगा। तो वोटिंग का मतलब है कि दो स्टेट की बात को ज्यादा सुना जाएगा और थर्ड स्टेट को नकारात्मक रूप देके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाया गया था कि हमने आपकी बात को रखने के लिए आपको बुलाया, जबकि मीटिंग में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। तो बाद में वोटिंग किसकी,
दो मेजोरिटी पार्टी की वोटिंग के आधार पर अपना ही फैसला लिया जाएगा। सीधी सीधी सी बात थी कि राजा किसी तरह डिक्टेटरशिप करके थर्ड पार्टी को दबाने के चक्कर में था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों को लगा कि ये चीजें तो गलत हो रही है। The same was refused by which the influenced the member of the third state. Thus they decided to boycott the meeting in the protest. उन्होंने क्या किया, अगर उनको लगा भाई ये चीज तो गलत हो रही है, राजा ने उनकी बात को रिफ्यूज कर दिया है, राजा ने उनकी बात को माना नहीं है और यहाँ पे उनके रुकने का कोई कारण नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस मीटिंग में से अपने आप को अलग कर लिया। भाई राजा जो फैसला लेगा, जब लेना ही दो ग्रुप्स ने हैं तो तीसरा ग्रुप वहां पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप ही इस मीटिंग को छोड़ दिया, इसका बायकॉट कर दिया। और जब लोग वो असेंबली को छोड़कर चले गए तो उसके पीछे एक रीजन था, मतलब लोगों को एक तो ये बात पसंद बिल्कुल नहीं है कि राजा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन लोगों के अंदर ये सोच कैसे आई, लोग अवेयर कैसे हुई चीज को सोच के कि जो राजा कर रहा वो गलत है। तो वो सोच कैसे आई थी, वो सोच बदली थी फिलोसफर्स ने। कैसे? द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दीज थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ द आइडियाज पुट फॉरवर्ड द फिलोसफर सच एज रूसो हैज पुट द same thought and talked about something very much the similarity to it, how a government should be formed in this book, the social contract. जो मैंने पहले बताया कि जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अपना कैसे भूमिका निभाई थी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। लोगों ने जो डिमांड की थी ना कि एक ऐसी मतलब एक ऐसी संस्था बननी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें सबके लिए सिमिलरिटी हो, कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लूसियस ने जो मैंने बताया मीटिंग जो कंडक्ट की थी जनरल मीटिंग, उसमें क्या था कि वो दो जो बेसिस थे जो पहले स्टेट के उनको तो ज्यादा तवज्जो दे रहा था, ज्यादा अहमियत, लेकिन थर्ड को नहीं दे रहा था। तो ये जो थर्ड को जो अहमियत नहीं मिल रही थी उनके साथ बुरा हो रहा है, ये आइडिया उनके दिमाग में कहां से आया, रूसो की फिलोसफी से आया। जो रूसो ने अपनी बुक के अंदर लिखा था कि एक राजा को ऐसी मतलब एक ऐसी गठबंधन करना चाहिए, एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो सिमिलर हो, सबके लिए सिमिलरिटी हो, उसके अंदर जो विचारधारा रखी जाए, जो सिद्धांत बनाए जाए वो सबके भलाई के लिए हो। उसमें मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड या फर्स्ट स्टेज को न उठाया जाए, थर्ड स्टेज को भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बातों को भी उतना ही सुनना चाहिए जितना कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज की बातों को सुना जा रहा था। तो जो फिलोसफी जो पहले उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी, अब उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग लोग अपने आप को ढाल चुके थे, लोगों को भी ये महसूस हो रहा था कि राजा सब कुछ गलत कर रहा है। इसीलिए उसने जो रूसो ने अपनी बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि राजा का कॉन्ट्रैक्ट जो है, राजा का जो कनेक्शन है वो सिंपल आदमी से भी होना चाहिए, वो सोशली उससे जुड़ा होना चाहिए। ये ना हो कि थर्ड स्टेज के बारे में राजा को कुछ पता ना हो और फर्स्ट और सेकंड स्टेज के वो ज्यादा अहमियत है। तो इसी ये भी कारण था कि लोगों ने क्या किया, उस चीज को छोड़ के आगे चले गए। As a member of the third state thought that themselves to be the representative, therefore on 20 June they all assembled in the hall of an indoor tennis court on the ground of Versailles. अब हुआ क्या, जब वो वहां से चले गए, वहां से अपनी मतलब उनकी बात को रखा नहीं गया, इसी तरह से थर्ड स्टेज की बात को सुना नहीं गया, तो चले गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद के फैसले लेने के लिए राजा के खिलाफ जाकर अपने अधिकार को के लिए लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, 20 जून को जो था वर्साइल के एक टेनिस कोर्ट के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए और वहां पे एक उन्होंने अपना ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने अधिकारों के लिए वो क्या कर सकते हैं, अगर उनके अधिकार को नहीं दिए जाएंगे तो वो किस प्रकार से राजा के द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल्स, उसके द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत थे, जो किन्होंने बनाए थे, फर्स्ट टू स्टेट ने, सेकंड और फर्स्ट ने मिलकर बनाए थे और राजा भी इंक्लूड था उस चीज में। तो वो उनको नहीं मानेंगे, लेकिन ना मानने के साथ साथ वो अपने अधिकारों को भी नहीं खोएंगे, अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहते और अपने अधिकारों से लड़ने के लिए वे राजा के खिलाफ क्या करेंगे, इस सब का एक निचोड़ बनाने के लिए, कंक्लूजन करने के लिए वे सब लोग टेनिस कोर्ट जो था इंडोर, उसके अंदर हॉल में इकट्ठे हुए, कहां पे, वर्साइल के अंदर, वहां पे जाके इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, और लोगों ने डिक्लेयर किया उस असेंबली में, टेनिस कोर्ट की असेंबली के अंदर, कि अब वो राजा के खिलाफ जाकर एक नया संविधान बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, द डिक्लेयर देमसेल्फ
the National Assembly and the sovereign of the dispersed until they have to draft a new constitution for the France that will be limit for the power of monarch. अब उन्होंने क्या किया था, उस नेशनल जो टेनिस कोर्ट जो था, जो वर्साइल का जो ग्राउंड था जिसके अंदर वो इकट्ठा हुए थे, वहां पे इकट्ठा होने के बाद उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, एक राष्ट्रीय जो संघ था वो घोषित कर दिया। उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने कहा कि हम जब तक कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी बना देंगे फ्रांस के लिए जो सबके लिए बराबर हो, तब तक हम आज इस कोर्ट को, इस ग्राउंड को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उस कोर्ट के अंदर जो फैसला करना था उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था कि राजा के द्वारा जो डिक्टेटरशिप चल रही है, राजा जो लोगों को परेशान कर रहा है, जो राजा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे तरीके से कर रहा है, उन सारी शक्तियों को खत्म करना है। मतलब ऐसा संविधान बनाओ जो सबके लिए बराबर हो और राजा की जो शक्तियां हैं वो खत्म कर दी जाए। ठीक है, एट दैट टाइम देयर द लीडर वर द मिलेपी एंड द एबिसायस। यहाँ पे दो मिलेपी एंड एबिसायस दो लीडर थे उस वक्त। ये दोनों के दोनों लीडर क्या थे, नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन कहीं न कहीं दोनों की राजा के साथ नहीं बनती थी। इसके पीछे का रीजन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। मतलब कोई रीजन था जो राजा के साथ नहीं बनती थी, तो इन्होंने थर्ड पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त के ये सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं थर्ड पार्टी के, जो कि जिन्होंने नेतृत्व किया इसका थर्ड पार्टी का। तो इसका नाम क्या था, मिलेपी और एबिसायस था। ठीक है, इनका जो नाम था Milepius belonged to the noble family. Still, he believed that the feudal privileges should be stopped. चाहे वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था मिलेपी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता था कि बड़ी फैमिली का होने के बाद कि जो राजा जो प्रिविलेज शुड बी स्टॉप्ड, जो फेडरल जो प्रिविलेज है, मतलब जो लोगों के खिलाफ राजा कर रहा है वो गलत है। तो ऐसी चीजों को खत्म कर देना बहुत जरूरी है। वो किसके पीछे एक रीजन था कि मिलेपी जो था वो पहले राजा का एक मंत्री बनना चाहता था। उसने राजा को बोला कि भाई मुझे मंत्री बना दो, लेकिन राजा ने उसकी बात को रिफ्यूज कर दिया। कहीं ना कहीं उसकी योग्यता को नहीं देखा, तो मिलेपी जो था वो राजा के खिलाफ हो गया और थर्ड पार्टी में मिल गया। और वो ये चाहता था कि राजा जो कर रहा है वो गलत हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। He brought out the journalists and then delivered the powerful speech to the crowd assembly at the Versailles। और क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट था, एक अच्छी स्पीच वक्ता था, तो वो क्या करता था, उसकी पत्रिकाएं निकलती थी बहुत अच्छी अच्छी, जिनसे लोग प्रोत्साहित होते थे। और अपनी पत्रिकाओं में वो लोगों को यही समझाता था कि राजा के खिलाफ किस प्रकार से लोगों को अपना आंदोलन शुरू किया करना चाहिए। और जो स्पीच जो लोग इकट्ठे होते थे बहुत जगह के अंदर, तो वहां पे वो खड़ा होके वर्साइल के अंदर ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण देता था जो पूरी तरह से राजा के खिलाफ लोगों को कर देता था और लोग राजा के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते थे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि मिलेपी और एबिसायस थे कौन और इन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जो है समझ आ रहा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो हम चैप्टर शुरू किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैंने इसे बड़े ही प्यार से और सुंदर तरीके से आपके सामने पेश किया। अगर आपको लगता है कि इससे भी कुछ बेटर हो सकता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सजेशन जरूर भेजिएगा। आज के लिए गुड बाय।